ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए वो नौकरी नहीं पाते। राहुल ने कहा कि देश का मान किसी ने बढ़ाया है तो वो देश के उद्योगपति ही हैं। CII के सेमिनार में राहुल गांधी पर सबकी नजरें टिकी थी। जाहिर है राहुल गांधी बनाम मोदी की जंग में राहुल ने आर्थिक मोर्चे पर पहली बार बोले, लेकिन अफसोस राहुल कहते रहे कि समस्या गिनाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन पूरे भाषण में वो समस्या गिनाते रहे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनके पास आई फांसी के मामलों की 7 दया याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है। राष्ट्रपति मुखर्जी ने 7 में से 5 मामलों में फांसी की सजा को बरकरार रखा है, जबकि 2 मामलों में फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। राष्ट्रपति मुखर्जी की इस बात के लिए तारीफ की जा रही है कि वह मौत के मामलों की याचिकाओं को लटकाने के बजाय उन पर तत्काल निर्णय ले रहे हैं। हालांकि गृह मंत्रालय की सलाह के मुताबिक इन 2 मामलों के दोषियों को सारी उम्र जेल में गुजारनी होगी। राष्ट्रपति के पास दया याचिका के कुल 7 मामले आए थे। राष्ट्रपति ने हरियाणा के धर्मपाल की मौत की सजा को बरकरार रखा है। धर्मपाल ने 1993 में पैरोल के दौरान उस लड़की के परिवार को मौत के घाट उतारा था जिसके साथ दुष्कर्म की सजा उसे मिली थी। इसके अलावा राष्ट्रपति ने यूपी के गुरमीत सिंह की दया याचिका भी खारिज कर दी है, जिसने 1986 में एक ही परिवार के 13 सदस्यों का कत्ल किया था। साथ ही उत्तर प्रदेश के ही सुरेश और राम जी की भी मौत की सजा बरकरार रखी गई है, जिन्होंने अपने ही भाई के परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतारा था। हिसार में 2001 में अपने ही परिवार के 8 लोगों को मारने की दोषी सोनिया और उसके पति संजीव की मौत की सजा को भी बरकरार रखा गया है। दूसरी ओर खारिज याचिकाओं में उत्तराखंड में दुष्कर्म और कत्ल के दोषी सुंदर सिंह, अपनी बीवी और 5 बेटियों के कातिल जफर अली और 4 लोगों के कत्ल के दोषी कर्नाटक के प्रवीण कुमार का मामला भी शामिल है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने फांसी के 7 मामलों की दया याचिका का निस्तारण करके अपने पास मौजूद सभी पेंडिंग मामले निपटा दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी संदेश दे दिया है कि क्रूरतम मामलों में उनके स्तर पर कोई दया या रहमदिली नहीं दिखाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अब बेरोक-टोक जा सकेंगे सचिवालय और एनेक्सी परिसर के अंदर। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आदेश पे जारी होंगे इन जिला अध्यक्षों को सचिवालय पास। अब समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्षों और उनकी गाड़ियों को मिली एक नई सौगात। सभी जिला अध्यक्षों को मिलेगा सचिवालय पास। मंत्रियों के बाद अब ब्यूरोक्रेसी को सुननी होगी इन जिला अध्यक्षों के आदेश। हालांकि इस पास के लिए कई जांचों से गुजरना होता है, जिसमें पुलिस की भी जांच जरूरी होती है, लेकिन शायद इन जिला अध्यक्षों के लिए सफाई होने का तमगा ही बहुत है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने में कठिनाई होने के कारण मुख्यमंत्री ने खुद इन जिला अध्यक्षों को ये पास जारी करने के आदेश दिए हैं। हालांकि विपक्षी दलों का कहना है कि नौकरशाही पहले ही मंत्रियों के दबाव में है और अब जिला अध्यक्षों के भी दबाव में रहेगी। चित्रकूट में बीजेपी की कार्य समिति बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज उमा भारती पहुंची। उन्होंने वहां पर मंदाकिनी नदी की निर्मलता की बात रखी। वहां पर उमा भारती ने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव द्वारा भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ करने पर भी बोला। उमा ने कहा कि हमारी पार्टी के नेता अटल जी और आडवाणी जी की शख्सियत ही ऐसी है कि उन्हें सभी राजनीतिक दलों के नेता सम्मान देते हैं। अगर मुलायम सिंह ने आडवाणी की तारीफ की है तो इस बात को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। वहीं उमा भारती ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी को यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुलायम सिंह यादव को जेल जाने से डर लगता है तो इस बात पर वो अमल करें और समर्थन वापस ले लें। यूपी की सड़कें अब बेहतर और मजबूत होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 1700 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इस बात की पुष्टि करते हुए कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सूबे की सड़कें अब गड्ढे से मुक्त होंगी। खास तौर पर सरहदों की सड़कों का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि सूबे को अलग अलग राज्यों से जोड़ने वाली सड़कें प्रदेश के विकास का प्रतीक बन सकें। देखिए, आज हमारे प्रदेश राज्य सड़क निधि की बैठक थी। उसमें 1700 करोड़ रुपया राज्य सड़क निधि में हम लोगों ने मीटिंग में तय हो गया है, स्वीकृति मिल गई है। प्रदेश की बहुगुणा सरकार ने गुरुवार को एक और महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत कर दी है। जी हां, प्रदेश में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिकाओं को सरकार ने साइकिल या फिर एफडी की सौगात दी है। प्रदेश की बहुगुणा सरकार इन दिनों लगता है यूपी सरकार के नक्शे कदमों पर युवाओं को रिझाने में लगी हुई है। पहले बेरोजगारी भत्ता, फिर लैपटॉप और अब बालिकाओं के लिए साइकिल। जी हां, उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार ने युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू कर दी हैं। उनमें से गुरुवार को एक नई योजना शुरुआत की गई है, जिसके तहत
प्रदेश में 9वीं कक्षा में एडमिशन लेने वाली बालिकाओं को सरकार ने साइकिल या फिर साइकिल की कीमत के समान एफडी करनी शुरू कर दी है। गुरुवार को देहरादून के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय नूनखेड़ा में सीएम ने इस योजना की शुरुआत की तो लगभग 50 बालिकाओं की साइकिल और 25 बालिकाओं को एफडी बांटी गई। हालांकि सरकार की इस योजना के चलते प्रदेश में लगभग 52,000 बालिकाओं को इसका फायदा होगा। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने साफ किया कि सरकार इस योजना को और बच्चों को भी लागू करवाएगी। आज हरिद्वार दौरे पर समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री व पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी थे। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे चौधरी ने यूपीए सरकार की नीतियों को गलत ठहराया। समाजवादी पार्टी द्वारा यूपीए की केंद्र सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे कैबिनेट मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि समर्थन के मुद्दे पर जो स्थिति पैदा हुई है उसके लिए यूपीए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के पास ताकत रहती है और केंद्र सरकार के पास बड़ी ताकत है। समाजवादी पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव किसी भी तरह के सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं और काम करने का तरीका है हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन केंद्र सरकार को समर्थन देना पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है। वहीं दौरे पर पहुंचे राजेंद्र चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार को समर्थन देना पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है। मुलायम सिंह यादव दिल्ली फतेह का सपना देख रहे हैं, लेकिन उनके सिपहसालार हैं जो लड़ाई में उतरने से पहले ही पांव पीछे खींच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पार्टी ने 3 मंत्रियों को लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था। एक ने अपना टिकट कटवा दिया, दूसरे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी ने पहले पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। इसी लिस्ट में आजमगढ़ से पार्टी ने पंचायत राज मंत्री बलराम यादव को टिकट दिया है। साथ ही मेरठ से शाहिद मंजूर को चुनाव लड़ाया जा रहा है। पहले ओम प्रकाश सिंह ने अपना टिकट कटवाया, अब बलराम यादव भी चुनाव से कतरा रहे हैं। खबर है कि बुधवार को सपा मुख्यालय पर हुई बैठक में खुद मुलायम से मिलकर बलराम यादव ने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई थी। सपा के मंत्री चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। शाहिद मंजूर शुरुआती नानुकुर के बाद चुनाव लड़ने को तो तैयार हो गए हैं, लेकिन पूरे मन से चुनाव में उतरने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी इस हिचक की सफाई कुछ अलग अंदाज में दे रही है। पार्टी के पदाधिकारी कहते हैं किसे लड़ना किसे नहीं ये तो नेताजी तय करेंगे, पर मंत्री इसलिए मना कर रहे हैं कि दूसरों को भी मौका मिल सके। वहीं विपक्ष इस मामले में हमलावर है। उसका आरोप है कि ये मंत्रियों का डर है कि वो चुनाव में उतरना नहीं चाहते। बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक सपा सरकार ने साल भर में न तो विकास के काम किए हैं, न ही कानून व्यवस्था दुरुस्त की है, तो वोट किस मुंह से मांगेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है। सपा की अपनी सफाई है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जंग जीतनी है तो सिपहसालारों को हर हाल में तैयार करना ही होगा। बीते 13 दिनों से अरविंद केजरीवाल का अनिश्चितकालीन उपवास बदस्तूर जारी है। अरविंद का कहना है कि उनकी दशा सेहत रूप से भले ही खराब हो, लेकिन देश और दिल्ली की जनता को दिशा देने के लिए उनका उपवास आने वाले कई दिनों तक जारी रहने वाला है। आम आदमी पार्टी की माने तो अरविंद केजरीवाल का कीटोन लेवल भले ही बढ़ा हुआ हो, लेकिन उनकी पल्स और शुगर लेवल बिल्कुल सही है। लिहाजा वो बिना किसी बाहरी मेडिकल सहायता के आने वाले कुछ दिनों तक अपना अनशन जारी रख सकते हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल के सहयोगियों ने ये भी ऐलान किया कि जब तक दिल्ली की जनता जाग नहीं जाती तब तक उनका अनशन जारी रहेगा, और अगर सरकार जबरन अनशन तोड़वाने की कोशिश करे तो इसके गंभीर परिणाम होने वाले हैं। अरविंद के अनिश्चितकालीन उपवास के लिए आने वाले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अरविंद ने साफ कर दिया है कि 6 तारीख को डायरेक्ट एक्शन डे होगा, जिसमें वो बिजली के कनेक्शन जोड़ने का काम करेंगे। तब सीधी टकराव होगी अरविंद की आम आदमी पार्टी और दिल्ली प्रशासन के बीच। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनावों के लिए कमर कस ली है। टिकट पाने की जुगाड़ में लगे नेता अपने अपने आकाओं की गणेश परिक्रमा करने में लगे हैं। भाजपा अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने रायशुमारी के लिए जिला स्तर पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। उत्तराखंड की सत्ता हाथ से जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नजर नगर निकाय चुनावों पर है, जिसे लेकर राजधानी में पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं की गहमागहमी बढ़ गई है। टिकट के दावेदार अपने अपने आकाओं की गणेश परिक्रमा में जुटे हैं। वैसे तो प्रदेश भर में नगर पालिका नगर पंचायतों में चुनाव होने हैं, लेकिन सबकी नजरें राजधानी और बीआईपी हल्द्वानी समेत अन्य नवसृजित नगर निगमों पर लगी हैं। विधानसभा चुनावों में पिछड़ने के बाद बीजेपी इस चुनाव में अपनी ताकत बढ़ाने को बेताब है। यही वजह है कि पार्टी ने नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद टिकट के लिए रायशुमारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में जिला स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। प्रत्याशी चयन के लिए जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और संबंधित क्षेत्र के विधायकों वाली एक कमेटी बनाई गई है। बीजेपी अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत का कहना है कि इनके भेजे पैनल के आधार पर ही प्रत्याशियों का चयन होगा।
चूंकि 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड में विपक्ष में बैठी बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाने की जुगत में। रायबरेली में 10 दिनों तक चलने वाले कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर का प्रियंका गांधी ने आज समापन कर दिया। अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में चल रहे कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर का समापन करने भूएमओ गेस्ट हाउस प्रियंका गांधी पहुंची। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में रायबरेली में कांग्रेस की नई कमेटी का गठन किया गया है, जिसके बाद न्याय पंचायत स्तर पर भी भारी फेरबदल कर जिले के सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की नीतियों से कार्यकर्ताओं को रूबरू कराया गया। पिछले महीने आई प्रियंका गांधी ने ही इस प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया था। लगभग 10 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण शिविर में कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं को बाकायदा कांग्रेस के इतिहास की लिखी हुई किताबें और उन्हें एक एक बैग भी दिए गए। प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से निजात दिलाने के लिए बिजली विभाग ने पूरी तरह से कमर कस ली है। बिजली विभाग के एमडी एपी मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 25 अप्रैल तक पुराने ट्रांसफार्मर को बदल दिया जाए और जर्जर तारों को भी ठीक कर लिया जाए। प्रदेश भर में इस बार भीषण गर्मी पड़ने की आशंका मौसम विभाग ने पहले ही जता दी है। ऐसे में बिजली विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है और कमर कस ली है। 25 अप्रैल तक सभी पुराने ट्रांसफार्मर बदलने का सख्त निर्देश बिजली विभाग के एमडी एपी मिश्रा ने दिया है। इतना ही नहीं, सभी अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि 25 अप्रैल तक सभी पुराने ट्रांसफार्मर हर हाल में बदल लिए जाएं। इतना ही नहीं, खतरनाक और जर्जर हो चुके तारों को भी बदलने का निर्देश दिया गया है और उन्हें सख्त हिदायत भी दी गई है कि अगर इस पूरे मामले में कोई भी लापरवाही बरती गई तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में विधानसभा के सामने 18 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन। गोंडा में 12 मार्च 1982 को हुए माधवपुर कांड में मारे गए निर्दोष ग्रामीणों के परिजनों ने किया यह प्रदर्शन। मालूम हो कि 30 साल पहले हुए इस हत्याकांड में कुंडा की तरह ही एक डिप्टी एसपी की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी मौत। शुक्रवार को होना है सजा का ऐलान। गोंडा के माधवपुर फर्जी मुठभेड़ मामले में जहां उस समय के तत्कालीन डीएसपी केपी सिंह के बदमाशों द्वारा गोली मार दिए जाने के बाद जहां पुलिसकर्मियों ने पूरे गांव में खूनी होली खेलते हुए 12 निर्दोष ग्रामीणों को गोली मारकर हत्या कर दी थी और पूरे प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ गया था। उस समय की तत्कालीन सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी थी। वहीं इस पूरे मामले में 18 पुलिसकर्मियों को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराया है। वहीं अब इसमें 8 पुलिसकर्मी ही जीवित हैं, वे भी अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। वहीं पीड़ितों के घर वालों ने विधानसभा के सामने स्लोगन व तख्तियां लिए हुए आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर और परिवार वालों को 25 लाख रुपए और पेंशन दिए जाने की मांग को लेकर विधानसभा के सामने किया प्रदर्शन। माधवपुर कांड के जहां 30 साल बीत जाने के बाद पीड़ितों को न्याय की उम्मीद जगी है, वहीं इस लंबी लड़ाई में डिप्टी एसपी केपी सिंह के परिजनों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए अब उत्तर प्रदेश पुलिस भी चाइल्ड ट्रैकिंग वेबसाइट की शुरुआत करने जा रही है। गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए आज से चाइल्ड ट्रैकिंग वेबसाइट की शुरुआत की, जहां यह वेबसाइट पूरे देश में ऐसे ही सुचारू रूप से शुरू होनी है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज से इसकी शुरुआत की गई। इस वेबसाइट के जरिए गुमशुदा बच्चों से जुड़ी हुई सभी जानकारी आसानी से वेबसाइट के जरिए उनके माँ बाप और परिजनों को मिल जाया करेगी। 24 घंटे के भीतर ही बच्चे के बारे में सभी जानकारी वेबसाइट के जरिए मुहैया कराई जाएगी। इससे न सिर्फ माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में जानकारी हासिल करने में आसानी होगी, बल्कि पुलिस के पास भी एक पुख्ता रिकॉर्ड होगा जिसकी मदद से बच्चे के मिल जाने पर उनके माँ बाप को वो सौंपा जा सके। जहां उत्तर प्रदेश पुलिस इससे पहले भी हाईटेक होने के लिए कई पैतरे अपना चुकी है, वहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि ये वेबसाइट कितनी कारगर साबित होती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हम आम आदमी तो क्या वीआईपी लोगों के परिजन भी इस बिगड़ती कानून व्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। बदायूं में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के सालों को गांव के कुछ दबंगों ने मामूली सी बात पर जिंदा जलाने का प्रयास किया। बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र में अपनी बेटी के घर पर समझौता कराने आए पिता और चाचा की गांव के दबंगों ने तेल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साले श्यामलाल की बेटी हंसा देवी की शादी बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र के बेटा कोड़ा में हुई है।
हंसा देवी का कहना है कि पति की मौत के बाद से ही गांव के कुछ दबंग उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। इसी मामले को सुलझाने के लिए मेरे पिता और मेरे चाचा जब घर पर आए तो उन्हीं दबंगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया और साथ ही तेल छिड़क कर माचिस की तीली भी उनकी तरफ फेंकी। ये तो अच्छा था कि जलती तीली मेरे परिजनों से दूर जाकर गिरी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। चूंकि ये पूरा मामला पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के रिश्तेदारों से जुड़ा है, इसलिए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आधा दर्जन से